प्रिय विद्यार्थियों, प्रभु जाति पर पिछले सत्र में हमने दो महत्वपूर्ण अध्ययनों के बारे में चर्चा की और यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि प्रोफेसर श्रीनिवास ने प्रभु जाति की जो विशेषताएं बताई है वे दोनों अध्ययन उस बात का समर्थन करते हैं। किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रोफेसर श्रीनिवास ने प्रभु जाति की जो अवधारणा प्रस्तुत की उससे सभी समाजशास्त्री सहमत रहे हों। अब हम उन वक्तव्यों की ओर चल रहे हैं जो प्रभु जाति की समीक्षात्मक आलोचना करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। श्रीनिवास ने जब प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की तो इससे प्रभावित होकर कई समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समुदाय के अपने अध्ययनों में प्रभु जाति की उपस्थिति और प्रभाव की विवेचना की। इसके साथ ही कई समाजशास्त्री ऐसे भी हैं जिन्होंने इसकी तीव्र आलोचना की। प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार श्रीनिवास की प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना संख्यात्मक आधिक्य के संदर्भ में करते हैं। उन्होंने मोहाना गांव के अध्ययन के आधार पर यह बताने का प्रयास किया कि संख्यात्मक आधार पर अधिक हो जाने से कोई जाति प्रभु जाति नहीं बन जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभु जाति बनने के लिए संख्यात्मक रूप से प्रभावशाली होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य यह है कि वे सामाजिक दृष्टि से भी प्रभावशाली हो। डी.एन. मजूमदार प्रोफेसर श्रीनिवास के पहले लक्षण या प्रभु जाति की पहली विशेषता पर वार करते हैं। वे कहते हैं कि जनसंख्यात्मक आधिक्य या संख्यात्मक आधिक्य प्रभु जाति बनने के लिए अंतिम रूप से निर्णायक नहीं हो सकता है। उसकी अपनी भूमिका हो सकती है, किंतु ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जिसमें जो प्रभु जाति है वह संख्यात्मक रूप से आधिक्य नहीं रखती है। दूसरी बात मजूमदार यह कहते हैं कि संख्यात्मक आधिक्य अपनी जगह है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि वह जाति सामाजिक दृष्टि से भी प्रभावशाली हो। वे लिखते हैं, भारतीय गांवों में कभी बहुसंख्यकों का शासन नहीं रहा। सामंतवादी समाज में संख्यात्मक आधिक्य का कोई महत्व नहीं था। भारतीय गांवों में निम्न जाति या अनुसूचित जातियों की बहुलता थी। वहाँ भी सत्ता उच्च जाति एवं सामंत परिवारों के पास थी। अपने अध्ययन के आधार पर वे कहते हैं कि मोहाना में 23.5% चमार थे, जबकि राजपूत 21.5% थे। जातीय संस्तरण में उच्च स्थान और आर्थिक शक्ति ने राजपूतों को प्रभु जाति बना दिया। मजूमदार के अनुसार संख्या नहीं बल्कि अनुष्ठान परिस्थिति रिचुअल स्टेटस प्रभु जाति को बनाने में सर्वाधिक योगदान देता है। दो तीन बातें इस विवेचन में कही गई है। एक बात तो यह कि मजूमदार अपने तर्क में के समर्थन में यह कहते हैं कि भारतीय गांवों में कभी भी बहुसंख्यकों का शासन नहीं रहा है। प्रजातंत्र के पहले राजशाही के साथ साथ सामंतवादी समाज, सामंत हमेशा कम संख्या में रहे हैं। राजशाही में राजघराना या
उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी कम संख्या में रहे हैं, जबकि दूसरी लोगों की जनसंख्या अधिक थी, किंतु प्रभु जाति के रूप में राजपूत ही कार्य करते थे। उन्होंने अपने अध्ययन मोहाना का उदाहरण दिया। वे कहते हैं कि मोहाना, इस पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, वे कहते हैं कि मोहाना गांव में चमार जनसंख्या में सबसे अधिक थे। वे उस समुदाय का 23.5% भाग का निर्माण करते थे। इसके विपरीत राजपूत उनसे कम थे, उनका प्रतिशत 21.5 था। किंतु गांव की 40% भूमि पर राजपूतों का अधिकार था। देखिए, बात बहुत आसान सी है। अगर संख्यात्मक आधिक्य ही प्रभु जाति का एकमात्र कारण होता तो शायद चमार यहाँ पर प्रभु जाति बन जाते, किंतु राजपूत जो कि जनसंख्या में थोड़े अनुपात में उनसे कम थे, वे प्रभु जाति बने। क्यों? क्योंकि उनके पास सर्वाधिक भूमि थी और गांव की 40% भूमि पर उनका अधिकार था। इस अधिकार के कारण उन्हें आर्थिक संपन्नता मिली। परिणाम स्वरूप वे राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए। यानी इस अध्ययन में जातीय संस्तरण में स्थान और आर्थिक रूप से शक्तिशाली होना, राजनीतिक सत्ता का पास में होना, इसने उस जाति को प्रभु जाति बना दिया जो कि संख्या के रूप में दूसरी जाति से थोड़ा कम थे। मजूमदार की इस धारणा से कई समाजशास्त्री असहमत हैं। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, आंद्रे बिताई और स्वयं श्रीनिवास यह मानते हैं कि आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, चुनाव और मतदान के अधिकारों ने जाति के संख्यात्मक आधिक्य को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। मतदान की व्यवस्था में मत का मूल्य बढ़ा है, जिसके कारण संख्यात्मक आधिक्य वाली जातियां मजबूत वोट बैंक का कार्य करती है। जहां मजूमदार कहते हैं कि संख्यात्मक आधिक्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर बिताई और स्वयं श्रीनिवास ये कहते हैं कि यह बात सही नहीं है। जनसंख्यात्मक आधिक्य का अपना महत्व है। एक बात और, वर्तमान समय में आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संख्यात्मक आधिक्य और भी अधिक महत्वपूर्ण बन चुका है। मतदान का अधिकार, मत के मूल्य का बढ़ना, संख्यात्मक आधार पर हार जीत होना और जाति का एक मजबूत वोट बैंक की तरह काम करना, ये सभी संख्यात्मक आधिक्य का परिणाम है और इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। न केवल इतना ही, मतदान के संदर्भ में अनुसूचित जातियों का महत्व भी बढ़ गया है। बिताई का यह मानना कि आज के ज़माने में संख्यात्मक आधिक्य को प्रभुता का महत्वपूर्ण आधार माना जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वे जातियां जो कि संस्तरण में नीचे हैं, जिनके पास जनसंख्यात्मक आधिक्य है और यह आधिक्य वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है, इस कारण इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने प्रभु जाति के आधारों की तीव्र आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि संख्या की अधिकता के कारण कोई जाति प्रभु जाति बन जाए, ये आवश्यक नहीं है। उनके विचारों में यदि संख्यात्मक आधिक्य वाली जाति में एकता और सुदृढ़ता नहीं है, तो उससे कम संख्या वाली जाति जिसमें एकता और सुदृढ़ता है, वह प्रभु जाति बन सकती है। प्रोफेसर एस.सी. दुबे, प्रिय विद्यार्थियों, आप नाम से परिचित होंगे, बहुत बड़े
समाजशास्त्री, वे श्रीनिवास की इस बात से सहमत नहीं है कि संख्यात्मक आधिक्य प्रभु जाति बनाता है। वे कहते हैं कि यदि एक अधिक जनसंख्या वाली जाति आंतरिक रूप से एकता उसमें नहीं है, सुदृढ़ता उसमें नहीं है, तो एक कम जनसंख्या वाली जाति जो कि एकता लिए हुए है, जो कि सॉलिड सुदृढ़ है, वह प्रभु जाति बन सकती है। दुबे के अनुसार आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति भी प्रभुत्व का आधार उसी समय बन सकती है जबकि इसका उपयोग संपूर्ण जाति के हित में किया जाता है। प्रोफेसर दुबे दूसरी विशेषता की बात करते हैं, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुता। वे कहते हैं कि ये तभी महत्वपूर्ण बन सकता है जबकि प्रभु जाति अपनी इस शक्ति का उपयोग करे पूरे समुदाय या अपनी ही जाति के हित में, तभी यह धारणा आपको शक्ति दे सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो यह धारणा भी प्रभु जाति के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। जाति की उच्चता तभी महत्वपूर्ण है जबकि उस क्षेत्र के लोग उस जाति की उच्चता को स्वीकार करें। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश नहीं माने, बहुत से समुदाय ऐसे होते हैं जिनमें कई जातियां परस्पर अपने को एक दूसरे से उच्च मानती है। एक जाति कहती है कि हमारी उच्चता अधिक है, दूसरी जाति कहती है कि हमारी उच्चता अधिक है, और कोई भी निर्णायक आधार उनके पास नहीं होता है। तो इस प्रकार संस्तरण में सभी जातियां यह स्वीकार कर ले कि अमुक जाति संस्तरण में ऊंची है, ऐसा हमको दृष्टिगत नहीं होता है। यह सही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके सोपान में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, यह सर्व निश्चित है, सब इसको स्वीकार करते हैं। किंतु एक ही श्रेणी में जो विभिन्न जातियां और उपजातियां हैं, वे कई बार ये दावा करती हैं कि हम दूसरी उपजाति या उसी वर्ग की अन्य जाति से उच्च हैं, जबकि दूसरी जाति अपने को उच्च मानती है। पाश्चात्य शिक्षा और व्यवसाय जाति की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि तो करते हैं, किंतु यह प्रभुत्व के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा दुबे मानते हैं। दुबे प्रभु जाति के स्थान पर प्रभुत्वशाली व्यक्ति शब्द का उपयोग अधिक उपयुक्त मानते हैं। वे कहते हैं ना, प्रभु जाति की बात ही नहीं करें, आप व्यक्तियों की बात करें। वे व्यक्ति जिनके पास प्रभुता है, जाति को इस संदर्भ से हटा दें। कार्टर का कथन है कि जातियां राजनीतिक रूप से संगठित रूप में कार्य नहीं करती है। कार्टर ने एक नया आयाम दिया, कहा कि जाति राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो सकती है, पर राजनीतिक प्रक्रिया में जाति संगठित होकर कार्य नहीं करती है। उनके अनुसार जाति को प्रभुत्व से अलग कर देना चाहिए। कहते हैं जाति और प्रभुत्व को एक साथ जोड़े ही नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कई बार गांवों में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से एक से अधिक जातियां प्रभु जाति होने का दावा करती हैं। देखिए, सब अनिश्चय की स्थिति। एक जाति कहती है कि हम प्रभु जाति हैं, दूसरी जाति कहती है कि हम प्रभु जाति हैं, और उनके बीच में इसी बात को लेकर संघर्ष चलता रहता है। एक समाजशास्त्री प्रोफेसर बेली ने उड़ीसा के गांवों में आधुनिक परिवर्तनों के कारण प्रभु जाति के स्थान पर अन्य जातियां प्रभु जाति का स्थान ले रही है, जिसमें मध्य स्तर की जातियां भी सम्मिलित हैं। बेली ने अपने अध्ययन में यह पाया कि केवल जातीय संस्तरण में उच्चतम स्तर की जातियां नहीं, बल्कि मध्यम स्तर की जातियां भी प्रभु जातियां बन रही है, क्योंकि उनके पास प्रभुता के लिए आवश्यक तत्व मौजूद है।
प्रभु जाति के प्रकार। प्रभु जाति के ग्रामीण समुदाय में कई प्रकार माने जा सकते हैं। प्रभु जाति निम्न जातियों के लिए संदर्भ समूह का कार्य करती। प्रभु जाति राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। प्रभु जाति विकास के संसाधनों का शोषण करती है। प्रभु जाति समुदाय के लिए आदर्श और मूल्य प्रस्तुत करने का कार्य करती है। प्रभु जाति अपने समुदाय की आर्थिकी पर नियंत्रण करती है और उसे आगे बढ़ाती है। प्रभु जाति आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन सभी बिंदुओं पर अलग अलग चर्चा न करके हम संयुक्त रूप से इनका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। प्रभु जाति की महत्ता, इम्पोर्टेंस या प्रकारों की चर्चा करते हुए यह कहा जाता है कि प्रभु जाति निम्न जातियों के लिए संदर्भ समूह का कार्य करती है। इसका अभिप्राय यह है कि वे उनके अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करती है। प्रभु जाति पर पिछले 2 सत्रों में मैंने यह बात स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि प्रभु जाति ग्रामीण समुदाय के लोगों के लिए संदर्भ समूह का कार्य करती है, यानी निम्न जाति के लोग अपने को प्रभु जाति के सदस्यों के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। प्रभु जाति समुदाय के सदस्यों के सामाजिक मूल्य और आदर्श प्रस्तुत करती है। समुदाय के सदस्यों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनसे अपेक्षित है, क्या उनसे अपेक्षित नहीं है, इसका निर्धारण भी प्रभु जाति के सदस्य करते हैं। प्रभु जाति के सदस्य चूँकि शक्तिशाली होते हैं, इस कारण वे अपने गांव या समुदाय को अन्य समाजों से जोड़ते हैं और उनके बीच संपर्क का माध्यम बनते हैं। देखिए, ग्रामीण समुदाय, उसके बाद उसके आसपास का नगरीय समुदाय, उसके बाद जिला स्तर, उसके बाद राज्य स्तर, उसके बाद देश के स्तर पर प्रभु जाति के लोग अपने गांव का संपर्क अपने से उच्च स्तर के राजनीतिक विभाजनों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो सरकारें बनती है राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर, उनके बीच और गांव वालों के बीच वे संपर्क का माध्यम बनते हैं। वे गांव के बाहर सरकारी अफसरों, निर्वाचित प्रतिनिधियों के संपर्क में रहते हैं, गांव के हित में योजनाएं लाने का प्रयास करते हैं तथा राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये बातें अपने आप में बहुत स्पष्ट है, इसलिए बहुत अधिक व्याख्या मैं इसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। प्रभु जाति के लोग क्योंकि प्रभुत्व रखते हैं, इस कारण समुदाय के कार्यक्रम और स्रोतों का उपयोग अपने हित में करते हैं। वे सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करते हैं। प्रभु जाति के लोग अपने समुदाय के सदस्यों के बीच के झगड़े को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आधुनिकीकरण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पूरे विवरण का अभिप्राय यह है कि किसी भी ग्रामीण समुदाय में प्रभु जाति का जो नेतृत्व है, वह नेतृत्व एक माध्यम का कार्य करता है। राज्य स्तर की सरकार से, जिला स्तर के अधिकारियों से उनके बीच में माध्यम बनने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण समुदायों के विकास के लिए जो कार्यक्रम बनते हैं, वे अपने गांवों को उनमें सम्मिलित करवाकर लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं और आर्थिक विकास की गति को तीव्र करते हैं। गांव के जो झगड़े होते हैं, ग्रामीण लोगों के पारस्परिक झगड़ों को निपटाते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वे आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस पूरी चर्चा में जो बातें उभर कर आई हैं, जिनको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, उसके आधार पर बहुत ही संक्षेप में एक सार संक्षेप मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ।
प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव के अध्ययन के आधार पर विकसित की है। श्रीनिवास ने प्रभु जाति की परिभाषा देते हुए लिखा है कि एक जाति प्रभु तभी कही जा सकती है जब वह संख्या के आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो, प्रभावशाली आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखती हो तथा जातीय संस्तरण में निम्न स्तर की न हो। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि जनसंख्या शक्ति, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व और जातीय संस्तरण में निम्न स्तर पर न होना प्रभु जाति के आधार है। पहले तीन आधार अपने आप में स्पष्ट है। केवल चौथे के बारे में बहुत ही संक्षेप में एक बात आपको स्पष्ट करूं। जातीय संस्तरण में या तो उच्च स्थान पर हो या बहुत निम्न स्थान पर नहीं हो। यानी ऐसा नहीं है कि संस्तरण में उनका सर्वोच्च स्थान पर होना जरूरी है, भी नीचे भी हो सकती हैं, पर इतना नीचे भी नहीं हो जितना कि अस्पृश्य जातियां जैसे होती हैं। रामपुरा की ओकालिगा जाति प्रभु जाति इस कारण बनी क्योंकि उनमें जनसंख्या में आधिक्य था। गांव के बड़े भूस्वामी ओकालिगा जाति के लोग थे। शिक्षा, आर्थिक खुशहाली में भी वे आगे थे। आंध्र बिताई ने श्रीपुरम में गांव के अध्ययन के आधार पर कहा कि यहाँ ब्राह्मण प्रभु जाति है। ब्राह्मण होने के नाते संस्तरण के सर्वोच्च स्थान पर थे, एकमात्र शिक्षित जाति थी। उनके पास गांव की अधिकांश भूमि थी। वे आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावी थे। अनेक समाजशास्त्रियों ने विभिन्न अध्ययनों के आधार पर प्रभु जाति की उपस्थिति का उल्लेख किया है। प्रोफेसर श्रीनिवास का जो अध्ययन है ओकालिगा का, उसके बारे में बहुत चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके आधार पर उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा को विकसित किया है। इसके कारण उसमें तो ये तथ्य होंगे ही कि वे जनसंख्यात्मक रूप से अधिक है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है, जातीय संस्तरण में उच्च स्थान पर है। किंतु प्रोफेसर आंध्र बिताई का जो अध्ययन है वह प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास की बात का 100% समर्थन करता है। न केवल आंशिक रूप में नहीं बल्कि पूर्णतया श्रीनिवास उसी तथ्य को स्वीकार करते हैं जो आंध्र बताई, उसी तथ्य को स्वीकार करते हैं जो प्रोफेसर श्रीनिवास ने कहा। उनके श्रीपुरम के अध्ययन में ब्राह्मण प्रभु जाति, वे संस्तरण में सर्वोच्च स्थान पर, एकमात्र शिक्षित जाति, उनके पास गांव की अधिकांश भूमि, वे आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली, और यही वे लक्षण हैं जो प्रभु जाति के लिए आवश्यक है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि प्रोफेसर श्रीनिवास और प्रोफेसर आंध्र बिताई प्रभु जाति के जो आधार मानते हैं उनमें पूर्ण रूप से समानता है। प्रभु जाति पर कई अध्ययन भारतीय ग्रामीण समुदायों में किए गए हैं। इनमें प्रोफेसर बी.आर. चौहान, के.एल. शर्मा, ऑस्कर लेविस, डी.एन. मजूमदार आदि के नाम प्रमुख हैं। जहाँ तक प्रभु जाति की आलोचना का प्रश्न है, इसकी तीव्र आलोचना दो समाजशास्त्रियों ने की। एक प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार और दूसरा प्रोफेसर एस.सी. दुबे। प्रोफेसर एस.सी. दुबे यह मानते हैं कि हमें प्रभु जाति की बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें इस अवधारणा को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रभु जाति के स्थान पर प्रभुत्वशाली व्यक्ति, डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की बात करनी चाहिए। डी.एन. मजूमदार यह कहते हैं कि संख्यात्मक आधिक्य हमेशा प्रभु जाति बनने में योगदान दे, यह आवश्यक नहीं है।
मोहना गांव के अध्ययन के आधार पर वे यह कहते हैं कि चमार जनसंख्या में अधिक थे, किंतु राजपूत प्रभु जाति बने क्योंकि वे आर्थिक रूप से प्रभावी थे, राजनीतिक रूप से प्रभावी थे, उनके पास कृषि योग्य भूमि थी और वे संस्तरण में उच्च स्थान पर थे। एक बात यहाँ और स्पष्ट होनी चाहिए कि चमारों की जनसंख्या का अनुपात और राजपूतों की जनसंख्या का अनुपात, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जबकि प्रभु जाति के जो अन्य लक्षण हैं, उन सभी लक्षणों पर राजपूत उनसे ऊपर थे और इस कारण उन्हें प्रभु जाति का स्थान मिला। वे लिखते हैं कि प्रभुत्व भूमि पर स्वामित्व का परिणाम है। आर्थिक संपन्नता क्या? आर्थिक रूप से शक्तिशाली क्या? आर्थिक रूप से शक्तिशाली वे लोग जिनके पास सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। वे अधिक पैदावार दे सकते हैं, पैदावार देकर अपनी आर्थिक क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। इसी कारण योगेंद्र सिंह आंध्र बिताई यह मानते हैं कि आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनसंख्या आधिक्य प्रभुत्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रभु जाति के प्रकारों की चर्चा करते हुए यह कहा जाता है कि प्रभु जाति निम्न जातियों के लिए संदर्भ समूह का काम करती है। प्रभु जाति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह कि उस जाति के लोग जिस प्रकार की जीवन शैली को अपनाते हैं, जिस प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं, विश्वासों को मानते हैं, वे सब संदर्भ समूह से ग्रहण करते हैं और उनके लिए संदर्भ समूह वह जाति होती है जो प्रभु जाति के रूप में कार्य कर रही है। प्रभु जाति गांव की राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्यों प्रभावित करती है? क्योंकि संख्यात्मक आधिक्य, आर्थिक रूप से प्रभुता, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होना और जातीय संस्तरण में उच्च स्थान होना, ये कारक पर्याप्त हैं जो मिलकर राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। प्रभु जाति आदर्श और मूल्य प्रस्तुत करती हैं। समाज के लोगों से क्या अपेक्षित है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको वह निश्चित करती है। और गांव की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिकी है, उस पर वे एक और नियंत्रण रखते हैं और दूसरी ओर उसकी गति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पे जितने ग्रामीण समुदायों के उन्नति के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उन कार्यक्रमों को ग्रामीण समुदाय में लागू करना, प्रभावशाली ढंग से उनके हितों को साधना, इसमें प्रभु जाति के लोग अहम भूमिका निभाते हैं। फाइनली अंतिम रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रभु जाति आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। प्रभु जाति की अवधारणा के महत्व को स्वीकार करते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रभु जाति की अवधारणा जातियों के पारस्परिक संबंधों, ग्राम एकता, राजनीतिक व्यवस्था, शक्ति, न्याय व्यवस्था और प्रभुत्व को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ड्यूमा ने लिखा है कि प्रभुत्व की अवधारणा या प्रभु जाति भारत के सामाजिक मानवशास्त्र के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों की दृढ़ और लाभदायक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है।